अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक जीनियस की तस्वीर बनती है ना? एक ऐसा इंसान जिसने समय, स्पेस और एनर्जी को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज उसी जीनियस की कहानी में उतरते हैं जिसने ब्रह्मांड के कई राज खोले। उनकी सोच की जो शुरुआत है ना, वो इसी एक विचार से होती है। कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी। ये तो उनके पूरे जीवन और उनके काम का, कह सकते हैं, निचोड़ था। और फिर आता है शायद दुनिया का सबसे मशहूर समीकरण E = mc²। सोचिए, सिर्फ कुछ अक्षर और एक नंबर, लेकिन इसमें ब्रह्मांड का एक बहुत ही गहरा राज छुपा है। राज ये कि मास यानी पदार्थ को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को पदार्थ में। पर यह होता कैसे है? बस आज हम इसी पहेली को एक एक करके सुलझाने वाले हैं। तो आइंस्टाइन की कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले उनका एक परिचय, फिर देखेंगे कि कैसे उनकी जिज्ञासा एक क्रांति में बदली। बात करेंगे उनके चमत्कारी साल की, गुरुत्वाकर्षण के उनके नए नियम की, और फिर विज्ञान से परे उनकी सोच को भी जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आइंस्टाइन का परिचय। वो इंसान जिसने हकीकत के मायने ही बदल दिए। तो कहानी शुरू होती है 1879 में, जर्मनी के ओल्म शहर से। कहते हैं कि बचपन में एक छोटे से कंपास ने उनके मन में अनदेखी ताकतों को लेकर एक जबरदस्त जिज्ञासा जगा दी। स्कूल में रट्टा मारना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वो तो बस चीजों की गहराई में उतरना चाहते थे। और फिर 1902 में उन्हें बर्न के स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी मिली। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जिज्ञासा से क्रांति तक। उस पेटेंट क्लर्क का वो सीक्रेट काम जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। वो जो पेटेंट ऑफिस की नौकरी थी ना, वो एक तरह से उनके लिए वरदान ही साबित हुई। सोचिए, दिन में तो वो दूसरों के आविष्कारों को जांचते थे, लेकिन जो भी खाली वक्त मिलता था उसमें वो फिजिक्स के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों से जूझते थे। और बस यहीं पर उनकी वो क्रांतिकारी सोच धीरे धीरे शक्ल ले रही थी। अब आता है तीसरा भाग, 1905, एक चमत्कारी साल। सच कहूं तो ये एक ऐसे जीनियस का धमाका था जो इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। देखिए, विज्ञान की दुनिया में इस साल को एनस मिराबिलिस कहा जाता है, मतलब चमत्कार का साल। और क्यों ना कहा जाए, सिर्फ एक साल के अंदर एक 26 साल के क्लर्क ने पूरी फिजिक्स की नींव हिला के रख दी थी। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 4 ऐसे पेपर्स पब्लिश किए जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट असल में पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स की तरह काम करती है। दूसरा था ब्राउनियन मोशन पर, जिससे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के होने का पक्का सबूत मिला। तीसरा था स्पेशल रिलेटिविटी, जिसने टाइम और स्पेस को लेकर हमारी पूरी समझ को ही पलट दिया। और चौथा, जिसने दुनिया को वो मशहूर फॉर्मूला दिया E = mc², और ये बताया कि मास और एनर्जी एक ही चीज हैं। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। ज्यादातर लोग आइंस्टीन को उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जानते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज किस लिए मिला? वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उनके काम के लिए, रिलेटिविटी के लिए नहीं। कमाल है ना? चलिए अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, गुरुत्वाकर्षण का नया नियम। और यहां उन्होंने सचमुच में ब्रह्मांड के ताने बाने को ही मोड़ दिया। देखिए, सदियों से दुनिया न्यूटन के ग्रेविटी के नियम को मानती आ रही थी कि ये एक रहस्यमयी फोर्स है जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। लेकिन आइंस्टाइन आए और उन्होंने कहा, नहीं, ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं, बल्कि ये तो स्पेस टाइम की चादर में मास यानी वजनदार चीजों की वजह से आने वाला एक झुकाव है, एक मोड़ है। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बड़ी सी चादर है जो चारों तरफ से तनी हुई है। अब उसके बीच में एक भारी गेंद रख दें तो क्या होगा? चादर बीच से धंस जाएगी, है ना? अब अगर कोई छोटी गोली उस चादर पे लुढ़काएं तो वो सीधी जाने के बजाय उस गड्ढे की तरफ मुड़ जाएगी। आइंस्टीन ने कहा कि ग्रेविटी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, इसका सबूत भी मिला। 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों ने देखा कि सूरज के पास से गुजरने वाली तारों की रोशनी सच में मुड़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसा आइंस्टाइन ने सालों पहले बताया था। बस इस एक घटना ने उन्हें रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया। अच्छा, अब जरा 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विज्ञान से परे एक सोच। मतलब उस जीनियस के दिल और जमीर की बात करते हैं। देखिए,
आइंस्टाइन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो अपने बिखरे बालों और बिल्कुल सादे कपड़ों के लिए भी जाने जाते थे। कहते हैं उन्हें मोजे पहनना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इन सब छोटी छोटी बातों से कहीं बढ़कर वो एक बहुत गहरे विचारक थे। जब 1930s के दशक में उन्हें नाजी जर्मनी से भागना पड़ा, तो वो मानवाधिकारों और दुनिया में शांति के लिए एक बहुत मजबूत आवाज बनकर उभरे। और यहाँ उनकी जिंदगी की एक दुखद विडंबना भी है। वो थे तो शांति के पक्के समर्थक, लेकिन उन्होंने ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखकर जर्मनी के परमाणु बम बनाने के खतरे के बारे में चेताया था, और इसी चेतावनी की वजह से मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बाद में उन्हें अपने इस रोल पर बहुत गहरा अफसोस हुआ। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, आइंस्टीन की स्थायी विरासत, मतलब आज हमारी रोज की जिंदगी में आइंस्टीन कहाँ मौजूद हैं। अगर किसी को लगता है कि उनकी थ्योरी सिर्फ किताबों में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। जैसे हमारे फोन में जो जीपीएस है, वो रिलेटिविटी के सिद्धांतों के बिना 1 इंच भी सही लोकेशन नहीं बता सकता। छतों पर लगे सोलर पैनल, वो उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के काम का ही नतीजा हैं। अरे लेजर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी की जड़ें भी उनके ही काम में हैं। तो आइंस्टीन की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है 3 बड़ी बातें हैं। पहली, कि जिज्ञासा किसी भी खोज का असली इंजन है। दूसरी, कल्पना एक साइंटिस्ट का सबसे बड़ा हथियार है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, कि असली ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा इंसानियत के भलाई के लिए होना चाहिए। अपने आखिरी दिनों तक भी वो एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी खोजने में लगे रहे, मतलब एक ऐसा अकेला समीकरण जो कुदरत की सारी ताकतों को एक साथ समझा सके। 1955 में वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी वो खोज, वो जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। आइंस्टीन की कहानी एक छोटे से कंपास से शुरू हुई थी, और उनकी जिज्ञासा उन्हें ब्रह्मांड के सिरों तक ले गई। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिज्ञासा हमें कहाँ तक ले जा सकती है।